नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। बच्चों, आज अपन बात करेंगे जो बीएड फर्स्ट ईयर है उसका जो कंटेम्प्रेरी इंडियन एंड एजुकेशन जो पेपर है, समकालीन भारत एवं शिक्षा, उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो सारे इस वीडियो के माध्यम से अपन देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें और एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और जो बच्चे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि जो भी नई वीडियो हम लोग अपडेट या कुछ भी अपलोड करें महत्वपूर्ण प्रश्न, तो वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। सबसे पहले अपन अति लघुरात्मक प्रश्न देखेंगे, उनके बाद लघुरात्मक और उसके बाद निबंधात्मक। जैसे परीक्षा का पैटर्न होता है उस हिसाब से पूरा वीडियो अपन बनाया है। तो पूरा वीडियो परीक्षा पैटर्न पर आधारित है और सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कुछ के आंसर हमने इसमें प्रोवाइड करवाए हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो अपन चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। बच्चों, अपना पहला क्वेश्चन रहने वाला है इसमें कि अति लघुरात्मक रहेंगे पहले 10 क्वेश्चन। तो पहला बात करेंगे, शिक्षा शब्द को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एजुकेशन। तो शिक्षा शब्द की व्युत्पत्ति शिक्ष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है सीखने, विद्या प्राप्त करने या ज्ञान ग्रहण करने के अर्थ में किया जाता है। शिक्षा के अर्थ में ही विद्या शब्द का प्रयोग किया गया है। विद्या शब्द की व्युत्पत्ति विद धातु से हुई है। विद से विद्वान शब्द का निर्माण हुआ है। इसका अर्थ है जानना, जानने वाला, अर्थात ज्ञान की चरम सीमा तक पहुंचाना। विद्या और शिक्षा में अंतर है। विद्या से तात्पर्य किसी विशिष्ट ज्ञान में पूर्ण दक्षता प्राप्त करना है, लेकिन शिक्षा से तात्पर्य ज्ञान के समग्र रूप से है। ठीक है, तो शिक्षा से जो शब्द स्पष्ट कीजिए तो वो पूछ सकता है आपसे। तो वो क्या है कि इस प्रकार से आपको, जैसे उसमें तो एक दो पंक्ति पूछता है, लेकिन ज़्यादा इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोग उनको क्या है कि जितना ज़्यादा याद करोगे उसमें कुछ पॉइंट याद रहेंगे, वो आप लिख सकोगे। आगे अपन बात करते हैं। तो अंग्रेजी भाषा में शिक्षा शब्द के लिए एजुकेशन शब्द का प्रयोग हुआ है। एजुकेशन शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। लैटिन के एजुकेटम किससे हुई है? एजुकेटम शब्द का अर्थ है शिक्षण कार्य करना। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि एजुकेशन शब्द की व्युत्पत्ति एडुसियर से हुई है, जिसका अर्थ है विकसित करना या पथ प्रदर्शित करना। एडुकेट शब्द से तात्पर्य है शिक्षित करना, पालन पोषण करना या ऊपर उठने से है। एजुकेशन शब्द के विभिन्न शब्दों की व्युत्पत्ति एडुको शब्द से बने हैं और एडुको शब्द भी ई और डुको शब्दों के संयोग से बना है। ई से तात्पर्य है अंदर से, आंतरिक, और डुको का तात्पर्य बच्चों विकसित करना या आगे बढ़ना, अर्थात आंतरिक शक्तियों का विकास करना या अंदर से निकालकर विकास करना। ठीक है, अगला जो संप्रत्य, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन। ये एक ही क्वेश्चन है, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें से आपको एक पॉइंट देखने को अवश्य मिलेगा, इसलिए इसका उत्तर पूरा लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। शिक्षा का मानव जीवन में अत्यधिक महत्व है। शिक्षा ही वही साधन है जो मानव को प्राणी जगत के अन्य जीवों से पृथक करती है। शिक्षा मानव को एक सामाजिक प्राणी बनाकर सांस्कृतिक धरोहर को आगे आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करने की योग्य बनाती है। शिक्षा द्वारा ही बालक का सर्वांगीण विकास होता है। वह अपना व्यक्तिगत जीवन सुखमय बनाता है और सामाजिक जीवन में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए राष्ट्र के विकास में सक्रिय योगदान देता है। मानव जीवन प्रक्रिया विविध प्रकार के वातावरण से होकर निकलती है। शिक्षा उसको वातावरण के साथ अनुकूलन करने की क्षमता प्रदान करती है तथा साथ ही वातावरण में अपनी सुविधा अनुसार परिवर्तन करने की शक्ति एवं ज्ञान प्रदान करती है। और शिक्षा समाज की उन्नति के लिए भी महत्वपूर्ण साधन है। तो इसमें देखो, मुख्य बात ये है कि शिक्षा की वजह से ही इंसान होता है। जो अन्य प्राणी जीव है उनसे अलग कौन करता है? शिक्षा। ठीक है, इस प्रकार से हमने पहला क्वेश्चन देख लिया। दूसरा अति लघुरात्मक क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम से क्या से है। पहला वाला मैंने पूरा इसलिए बताया क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर आएगा। पाठ्यक्रम का से एक संगठित शैक्षिक योजना से है जो सिखाए जाने वाले विषयों, सीखने के तरीके और मूल्यांकन की रणनीति निर्धारित करता है, जिससे विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास हो सके। ठीक है बच्चों, ये पाठ्यक्रम होता है। अगला है, टैगोर के अनुसार शिक्षा की परिभाषा क्या है। तो रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा का अर्थ बालक का सर्वांगीण विकास, जिसमें शारीरिक, मानसिक और नित्य विकास सम्मिलित है, ताकि वह पूर्ण जीवन जी सके और प्रकृति के साथ सद्भाव में रह सके। चौथा क्वेश्चन है, हास्याकरण क्या है। तो उत्तर होगा इसका हास्याकरण आप कॉपियों के जिन पन्नों पर लिखते हैं उनकी बाईं ओर खाली जगह होती है,
जहां आमतौर पर लिखा नहीं जाता उसे पन्ने का हाशिया कहते हैं। जिस पन्ने में अपन लिखते हैं, देखो बाईं ओर एक लाइन सी खींची होती है और उसकी जगह खाली होती है, तो उसको हाशिया कहते हैं। कुछ ऐसा ही समाज में भी होता है। हाशिया का मतलब है कि जिसे किनारे हाशिए पर ढकेल दिया जाता है, ऐसे में वह व्यक्ति चीज़ों को केंद्र में नहीं रहता। समाज में हास्याकरण की वजह यह हो सकती है कि वे एक अलग भाषा बोलते हैं, अलग रीति रिवाज अपनाते हैं या बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे के धर्म के हैं। फासले और अलग थलग किए जाने का ये एहसास समुदायों को संसाधनों और मौक़ों का फायदा उठाने पर रोक देता है। इसका मतलब ये है कि हास्याकरण की किसी एक ही दायरे महसूस नहीं होता। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सभी दायरे समाज के कुछ तबकों हाशिया महसूस करने के लिए विवश करते हैं। इनकी जो परिभाषाएं हैं वो क्या है, तो शब्दकोश के अनुसार क्या परिभाषा है? हास्याकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह के व्यक्तियों को कम महत्व दिया जाता है। वे परिभाषा, हास्याकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई चीज़ या कोई व्यक्ति समूह के किनारे की ओर धकेल दिया जाता है तथा उसका महत्व कम आंका जाता है। ये एक सामाजिक अवधारणा है। एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार क्या है? हास्याकरण से अभिप्राय है हाशिए पर लाने से है और इस प्रकार केंद्र में स्थित सुविधाओं एवं शक्तियों से बाहर करना है। ठीक है, अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अपना क्वेश्चन है कि पांचवा अतिलोकगात्मक में कर्तव्य से आप क्या समझते हैं? तो देखो, कर्तव्य का अर्थ एवं परिभाषाएं देखेंगे। मीनिंग ऑफ एंड डेफिनेशंस ऑफ ड्यूटीज। कर्तव्य अंग्रेजी भाषा के शब्द ड्यूटी का हिंदी अनुवाद है तथा ड्यूटी शब्द की उत्पत्ति ड्यूज से हुई है, जिसका अर्थ है उचित होता है, जिसका अर्थ उचित होता है। ओके, अतः कर्तव्य से तात्पर्य ऐसे कार्य से है जिसे कोई व्यक्ति स्वाभाविक, नैतिक और कानून दृष्टि से करने के लिए बाध्य होता है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में कर्तव्य को इस प्रकार परिभाषित किया है कि कोई कार्य जिसका करना नैतिक दृष्टि से आवश्यक समझा जाता है कर्तव्य है, चाहे ऐसे कार्य को आप व्यक्तिगत दृष्टि से पसंद करते हो या न करते हो। कि जो नैतिक दृष्टि से आवश्यक होता है कोई काम करना, उसको ही अपन कर्तव्य बोलते हैं। लेड के शब्दों में क्या है? करना चाहिए की भावना ही कर्तव्य है, कि कुछ भी करने की जो भावना है उसको ही कर्तव्य बोलते हैं लेड के अनुसार। बेन तथा पीटर्स के शब्दों में आचरण के वे नियम जो हमारे लिए बंधनकारी होते हैं, अर्थात जो हमारे दायित्व को स्पष्ट करते हैं, उन्हें कर्तव्य कहते हैं। अतः कहा जा सकता है कि जिन कार्यों के संबंध में समाज एवं राज्य सामान्य रूप से व्यक्ति से आशा करते हैं कि उससे वे कार्य करने चाहिए, उन्हीं को व्यक्ति के कर्तव्य की संज्ञा दी जाती है। मतलब कुछ भी करने को और जो नैतिकता की भावना से किया जाए उसको ही हम कर्तव्य बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 6 नंबर का, माध्यमिक शिक्षा आयोग के कोई 2 उद्देश्य बताइए। माध्यमिक शिक्षा आयोग को मूलतः निम्न बातों की जांच करनी चाहिए। 2 उद्देश्य पूछे, मैं आपको 3-4 उद्देश्य बताऊंगा, 5-6 जिनको आप देख लेना, उनमें से आपको 2 पूछे तो बता देना। संपूर्ण भारत की तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा का अध्ययन कर उसके प्रत्येक अंक पर प्रकाश डालना और माध्यमिक शिक्षा के पुनर्संगठन व सुधार के लिए विषयों के संबंध में अपने विचार व्यक्त करना। तीसरा है माध्यमिक शिक्षा की उद्देश्य, संगठन एवं पाठ्यक्रम, माध्यमिक शिक्षा का प्राथमिक, बेसिक और उच्च शिक्षा संबंध, भिन्न भिन्न प्रकार के माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों को पारस्परिक संबंध तथा 6 नंबर है माध्यमिक शिक्षा से संबंध अन्य समस्याएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना 7वां नंबर का, प्रस्तावना के अध्ययन से क्या आशय है? प्रस्तावना संविधान से जुड़ा एक पारंपरिक कथन है। ये देश के नागरिकों की आकांक्षाओं, अधिकारों और जिम्मेदारियों का प्रतिनिधित्व करता है। भारत की प्रस्तावना ये बताती है कि संविधान कहाँ से आया। प्रस्तावना एक खंड संविधान को उचित रूप से लागू करने का निर्देश देते हैं। ये प्रस्तावना है। सर्व शिक्षा अभियान क्या है? ये भी पूछेगा आपसे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। सर्व शिक्षा अभियान बच्चों सबके लिए शिक्षा हेतु एक जन आंदोलन है जिसका उद्देश्य विद्यालय गतिविधियों में समुदाय की सक्रिय सहभागिता से सभी समुदायों एवं वर्गों को संतोषप्रद, गुणवत्तापूर्ण, उपयोगी एवं प्रासंगिक शिक्षा उपलब्ध कराना। इसका उद्देश्य 6 से 14 साल आयु के सभी बच्चों को उपयोगी तथा कोटिपरक शिक्षा प्रदान करना है तथा यह पारंपरिक शिक्षा को मिशन रूप में प्रदान करने संबंधी जरूरत को पूरा करने का प्रयास है। इस कार्यक्रम में स्त्री पुरुष असमानता तथा सामाजिक अंतर को समाप्त करने की परिकल्पना भी की गई है। ठीक है, यह है सर्व शिक्षा अभियान की सभी को समान शिक्षा मिले। अगला है 9 नंबर का, शांति शिक्षा से क्या अभिप्राय है? शांति शिक्षा का अर्थ, मीनिंग ऑफ पीस एजुकेशन। शांति शिक्षा से तात्पर्य उन नियमों निर्देशों से है जो समाज में शांति व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करते हैं। इससे वे सभी उपाय आते हैं जो सामाजिक व्यवस्था को विवाद व समस्या से बचाने में सहायता करते हैं। शांति शिक्षा का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है
शांति शिक्षा के व्यापक क्षेत्र को, चलो यहाँ तक याद कर लेना इसको ना, काफ़ी विस्तृत है, ठीक है, क्योंकि छोटा क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे 2 लाइनों में पूछेगा आपसे। 10वां है संस्कृति क्या है। बच्चों संस्कृति का मतलब है किसी समाज में व्याप्त गुणों का समग्र स्वरूप एवं यह समाज के सोचने, विचारने और काम करने के तरीके में शामिल होता है। संस्कृति शब्द क्री करना धातु से बना है। संस्कृति का मतलब है उत्तम या सुधरी हुई स्थिति। इस प्रकार से हमने अतिलोकरात्मक प्रश्न देख लिया, तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो। और अब अपन देखेंगे लघुरात्मक और निबंधात्मक, ठीक है, तो मेरे साथ बने रहे इसमें वीडियो में। लघुरात्मक देखेंगे, लघुरात्मक में पहला क्वेश्चन कौन सा है वो देखते हैं। इनमें से आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है, 8 क्वेश्चन आएंगे जिनमें से 4 करने होंगे। पहला क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण, शिक्षा के क्षेत्र और प्रकृति को बताओ तथा इसकी 2 परिभाषा देते हुए शिक्षा उद्देश्य के लिए जॉन डीवी के क्या विचार थे समझाइए। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप देख के जाना, आपके एग्जाम में कंफर्म आने की संभावना है। सबसे पहले शिक्षा की प्रकृति देखते हैं अपन। तो शिक्षा की प्रकृति में पहला है अनवरत की प्रक्रिया। शिक्षा एक अनवरत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। मानव जीवन से मृत्यु पर्यंत तक शिक्षा प्राप्त करता है। वह जीवन में नए नए अनुभव प्राप्त करता रहता है और वह प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से कुछ ना कुछ सीखता है। मतलब साफ सी बात यह है कि जीवन भर शिक्षा चलती रहती है, जीवन से मरण तक, ठीक है। अगला अपन देखेंगे सामाजिक प्रक्रिया। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। मानव के व्यवहार में परिवर्तन व शिक्षा दोनों ही सामाजिक प्रक्रिया के रूप में होती है। यदि यह कहा जाए कि बिना सामाजिक पर्यावरण के शिक्षा चल ही नहीं सकती तो गलत नहीं होगा। समाज में ही हम भाषा सीख सकते हैं और विचार रख सकते हैं। अगला पॉइंट है बच्चों गतिशील प्रक्रिया। समाज में परिवर्तन के साथ साथ शिक्षा में परिवर्तन होता रहता है। शिक्षा की उद्देश्य से पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि आदि में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। यही इसकी गतिशीलता कहलाती है। शिक्षा की गतिशीलता के कारण ही हम प्रगति की ओर बढ़ सकते हैं। ज्ञान एवं कला कौशल अभी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर बढ़ते हैं। मतलब जो शिक्षा के साधन है वो भी चेंज होते रहते हैं। जैसे कि पुराने काल में अलग तरीके से शिक्षा दी जाती थी और अब आप देख रहे हैं डिजिटल इंडिया की तरफ भारत बढ़ रहा है, तो भी अलग अलग नए जो शिक्षा के साधन अपना रहे हैं। ये इसकी गतिशील प्रक्रिया है। चौथा है द्विमुखी प्रक्रिया। शिक्षा की प्रकृति 2 के मध्य चुनती है, अर्थात एक प्रभावित होता है और दूसरा प्रभावित करता है। इसलिए जॉन एडम ने शिक्षा की 2 ध्रुव ही माने हैं, शिक्षक और शिक्षार्थी। यानी शिक्षक तो प्रभावित करता है, हम लोगों को पढ़ाता है, और शिक्षार्थी उससे प्रभावित होता है कि आप लोग पढ़ते हो, कुछ सीखते हो। अगला है विकास की प्रक्रिया। मानव का जन्मजात व्यवहार व प्रवृत्ति पशुवत होती है। सामाजिक पर्यावरण में उसके इस व्यवहार में परिवर्तन होता है। परिवर्तन की यह प्रक्रिया शिक्षा है कि पशु के समान व्यवहार रहता है, जन्म लेता है, लेकिन शिक्षा सीखता तब वह मानव जीवन में आता है। मानव अपने अनुभवों को भाषा के माध्यम से सुरक्षित रखता है और उसको आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करता है। इसको अपन एक गलत तरीके से मान सकते हैं, क्योंकि अपने पूर्वजों के पास शिक्षा नहीं थी, लेकिन उनको सामाजिक ज्ञान बहुत ज़्यादा था और उनके पास बहुत अच्छे संस्कार थे। इससे ही समाज की संस्कृति और सभ्यता का विकास होता है। इसलिए शिक्षा को विकास की प्रक्रिया माना गया है। त्रिमुखी प्रक्रिया। कुछ शिक्षाविद शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक और शिक्षार्थी के साथ साथ सामाजिक पर्यावरण के कारण ही अलग अलग समाज व देश का पाठ्यक्रम अलग अलग होता है। सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया। शिक्षा का कार्य बालक की कुछ क्षमताओं व शक्तियों का विकास करना ही नहीं, शिक्षा बालक के व्यक्तित्व के सभी पक्षों का विकास करती है। इसलिए शिक्षा को सर्वांगीण विकास ही माना गया है कि मतलब शिक्षा किताबी ज्ञान नहीं है, व्यक्तित्व का निर्माण भी शिक्षा करती है। अगला है 8 नंबर पॉइंट समायोजन की प्रक्रिया। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये शिक्षा की प्रकृति में। बालक के सर्वांगीण विकास के लिए समायोजन करना भी आवश्यक है, इसलिए शिक्षा समायोजन की प्रक्रिया भी है। व्यक्ति वही अच्छा माना जाता है जो अधिक से अधिक समायोजन कर सके। समायोजन से वह अपना संतुलित विकास करता है। अब इसमें जो अपने देखा था जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य है उसकी बात करेंगे। शिक्षा के पूर्व निश्चित उद्देश्यों का अविश्वास। शिक्षा के पूर्व निश्चित उद्देश्यों में अविश्वास। जॉन डीवी एक प्रयोगवादी दार्शनिक हैं और इसलिए वह शिक्षा के किसी पूर्व निश्चित या उनके उद्देश्यों में विश्वास नहीं करता। उसका कथन है शिक्षा का तात्कालीन उद्देश्य सदैव होगा और जहां तक शिक्षा शैक्षिक रहेगी वह उद्देश्य को प्राप्त करेगी। अगला है अनुभवों का पुनर्निर्माण। डीवी का मत यह भी है कि कोई भी क्रिया निरुद्देश्य नहीं होती और प्रत्येक क्रिया में कोई उद्देश्य अवश्य होता है। पुनर्निर्माण से यह भी अर्थ प्रकट होता है कि जो कुछ पहले था उसका फिर से निर्माण करना। इसके बाद यह माना जाना चाहिए कि जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य उन अनुभवों की अभिव्यंजना करना है जो कि पहले से ही प्राप्त हो। वास्तव में शिक्षा का कार्य हमारे भूतकालीन अनुभवों का संरक्षण भी है।
शिक्षा का अर्थ जो अपन पहले सीखते हैं उनको संग्रहण रखना भी है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है वातावरण के साथ अनुकूलन। जॉन डीवी ने शिक्षा का उद्देश्य वातावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करना भी माना है। वह लिखता है, कौन लिखता है? जॉन डीवी। शिक्षा का उद्देश्य वातावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करना है। शिक्षा समायोजन की एक प्रक्रिया जिसका प्रत्येक अवस्था उद्देश्य होता है विकास की क्षमता को बढ़ावा देना। कि शिक्षा समायोजन से यही प्रक्रिया की विकास को बढ़ावा मिले। अगला है गतिशीलता एवं अनुकूलन योग्य मन का निर्माण। जॉन डीवी शिक्षा का तत्कालीन उद्देश्य गत्यात्मक तथा लचीले मन का निर्माण करना मानता है। उसका विचरण है कि इस उद्देश्य के चरण सामने रखकर हम शिक्षा की पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की वृद्धि कर सकते हैं। जॉन डीवी ने लिखा है, एक गतिशील अनुकूलन योग्य मन का विकास करना जो सभी परिस्थितियों में साधन संपन्न संयुक्त हो, ऐसा मन जिसमें अज्ञात भविष्य में मूल्यों के निर्माण की शक्ति हो। 5th नंबर पॉइंट रहेगा सामाजिक कुशलता की प्राप्ति। उपयुक्त उद्देश्यों के अतिरिक्त जॉन डीवी ने शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक कुशलता को प्राप्त करना भी बतलाया है। सामाजिक कुशलता का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को किसी योग्यता की प्राप्ति हो जाए, वह समाज के समस्त कार्यों में यथाशक्ति योगदान दे सके। लोकतंत्र में इस बात की आवश्यकता है कि सभी नागरिक अपने कार्यों एवं उत्तरदायित्वों को संग्रहण करें, और यह तभी संभव है जबकि नागरिकों में सामाजिक कुशलता की योग्यता हो। सामाजिक कुशलता के अंतर्गत जॉन डीवी निम्नलिखित 7 प्रकार की योग्यताओं को स्थान देता है। वो 7 प्रकार की योग्यता कौन कौन सी वो भी देखेंगे अपन। स्वास्थ्य पहली, दूसरी क्रिया करने की क्षमता, तीसरी योग्य गृहस्थ, चौथी व्यवसाय, 5वीं नागरिकता, 6ठी है अवकाश काल का उचित उपयोग की जो छुट्टी रहती है उसमें व्यर्थ ना करें अपने टाइम को, नैतिकता और चरित्र 7 नंबर। ये उद्देश्य इतने विशद और विस्तृत हैं कि इनमें व्यक्तित्व के सभी गुणों का समावेश हो जाता है। इस उद्देश्य के अंतर्गत शिक्षा के सांस्कृतिक, व्यावसायिक, नैतिक, नागरिकता संबंधी, स्वास्थ्य एवं विकास संबंधी सभी उद्देश्य आ जाते हैं। ठीक है बच्चों। अगला है शिक्षा की परिभाषा। अपने क्वेश्चन देखा था 2 परिभाषाएं बतानी है। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण आगे एग्जाम में पूछेगा, उसी क्वेश्चन में जुड़ा हुआ है। तो पेस्टालॉजी के शब्दों में शिक्षा की क्या परिभाषा है? शिक्षा बालक की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, समन्वित व प्रगतिशील विकास है। टीपिनन के अनुसार क्या है शिक्षा परिभाषा? शिक्षा व्यक्ति का ऐसा पूर्ण विकास है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता से मानव जीवन के लिए अपनी मौलिक भूमिका प्रदान कर सकता है। कि शिक्षा से मानव अपने जीवन में जो मौलिक भूमिका है, उसके सामाजिक कार्य कर्तव्य हैं, उनको निभा सकता है। शिक्षा के निहितार्थ। शिक्षा की दी गई विभिन्न परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों की विकास का ही दूसरा नाम है। इन शक्तियों के द्वारा ही मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता है। किन्हीं विद्वानों ने शिक्षा का संबंध ज्ञान से स्थापित किया है, तो उनके विचारों के अनुसार शिक्षा देने व ज्ञान देने में कोई अंतर नहीं है। यह धारणा भ्रम मूलक है, क्योंकि शिक्षा एक प्रक्रिया द्वारा संपन्न उपलब्धि है। व्यवहारिक दृष्टि से लोग ज्ञान एवं सूचना से बहुत कम अंतर करते हैं। कभी कभी कुछ लोग कौशल प्राप्त को भी ज्ञान कह बैठते हैं। इस प्रकार शिक्षा केवल ज्ञान तक ही सीमित नहीं, शिक्षा जब तक जीवन के मूल्य, आदर्शों एवं मान्यताओं को परिचय नहीं देती, तब तक वह शिक्षा नहीं कही जा सकती। इनका साफ सा मतलब यही कि जब आपके पास शिक्षा होगी तो आपके अंदर शिक्षा झलकनी चाहिए। आपके कर्तव्य, आपके आचरण ऐसा होना चाहिए कि लोगों को लगे आपके पास शिक्षा है। ऐसे ही ज्ञान लेने से शिक्षा नहीं मिलती। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको आराम से या तो 20 नंबर में या 10 नंबर देखने को मिल जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 एवं 2009, जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना थी उसका वर्णन करना अपन को। ठीक है, ये क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट लगा लेना। अगला क्वेश्चन है संस्कृति की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए, इसका जो 2 नंबर उत्तर अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है। संस्कृति की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए एवं विशेषता बताते हुए बताइए शिक्षा व संस्कृति एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है। तो ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट को आप याद करके चले जाना। शिक्षा व संस्कृति एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है। संस्कृति के अर्थ परिभाषा देख लेते हैं। सबसे पहले संस्कृति एक बहुआयामी तत्व है जिसका भारत जैसे विशाल एवं विविधतापूर्ण राष्ट्र में काफी महत्व है। यह जीवन के विभिन्न पक्षों में प्रकट होती है। संस्कृति के संबंध में अलग अलग समाजशास्त्री अपने अलग अलग मत रखते हैं। तो पहली है रेडफील्ड के अनुसार संस्कृति क्या है उसकी बात कर लेते हैं अपन। संस्कृति कला तथा उपकरणों से अभिव्यक्त परंपरागत ज्ञान का वह संगठित रूप है जो परंपरा के माध्यम से संगठित होकर मानव समूह की विशेषता बन जाता है। अगला है मैकाइवर तथा पेज के अनुसार यह मूल्यों, शैलियों, भावात्मक लगाव और बौद्धिक अभियानों का क्षेत्र है।
इस प्रकार संस्कृति सभ्यता का बिल्कुल प्रतिवाद है। वह हमारे रहने तथा सोचने के ढंगों में, दैनिक कलापों में, कला में, साहित्य में, धर्म में, मनोरंजन तथा सुखोपयोग में भी हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। टाइलर क्या कहता है वो भी देख लेते हैं। संस्कृति एक जटिल संपूर्ण प्रक्रिया है टाइलर के अनुसार, जिसमें ज्ञान, विश्वास, कलाएं, नीति, विधि, रीति रिवाज, समाज के सदस्य होकर मनुष्य द्वारा अर्जित अन्य योग्यताएं और आदतें शामिल है। ठीक है। अगला है रेड फील्ड के अनुसार। आप लोग इनमें से परिभाषा याद कर लेना। जैसे संस्कृति का कोई क्वेश्चन आए तो उसमें आप परिभाषा लिख दोगे और मनोवैज्ञानिक का नाम लिख दोगे, जो भी जिन्होंने इसके बारे में बोला है, तो बहुत अच्छा हो जाएगा, अच्छे नंबर मिलेंगे। संस्कृति कला उपकरणों से अभिव्यक्त परंपरागत ज्ञान का वह संगठित रूप है जो परंपरा के द्वारा संगठित होकर मानव समूह की विशेषता बन जाता है। ये कौन कहता है? रेडफील्ड। ओके। जोसेफ पिपर के अनुसार क्या है? संस्कृति प्राणी की सभी प्राकृतिक वस्तुओं और उन उपहारों तथा गुणों का सार है जो मनुष्य से संबंध रखते हुए उनकी आवश्यकताओं तत्कालीन क्षेत्र से परे हैं। वाइट के अनुसार क्या है? वाइट के अनुसार है कि सांस्कृतिक प्रतीकात्मक, निरंतर, संचयी और प्रगतिशील प्रक्रिया है। क्या है? संस्कृति एक प्रतीकात्मक, निरंतर, संचयी और प्रगतिशील प्रक्रिया है। ठीक है। इस प्रकार से हमने इसकी परिभाषा देख ली। अब शिक्षा और संस्कृति में संबंध क्या है तो अपन देखते हैं। शिक्षा और संस्कृति का गहन संबंध है। इसके जो निम्नलिखित कार्य क्या क्या है, शिक्षा संस्कृति के लिए क्या क्या करती है, तो वो भी देखते हैं। संस्कृति का संरक्षण कौन करता है? शिक्षा करती है। डॉक्टर आत्मानंद मिश्र ने संस्कृति की परिभाषा देते हुए कहा है कि मानव कल्याण या प्रकृति में सहायक हुए संपूर्ण ज्ञानात्मक स्थिति में विचारात्मक और क्रियात्मक अनुभव जो किसी जन समुदाय में लगातार प्रयोग द्वारा न्याय की संस्कारों का रूप लेते हैं, उसकी संस्कृति कहलाते हैं। प्रत्येक देश की अपनी प्रकृति की विशिष्टता होती है, जिसका संरक्षण शिक्षा द्वारा किया जाना आवश्यक है ताकि देश या राष्ट्र की पहचान बनी रहे। संस्कृति रहेगी तो देश और राष्ट्र की पहचान बनी रहेगी। भारतीय संस्कृति विश्व में सबसे विशेष और उत्कृष्ट रही है। शिक्षा द्वारा उसके मूल्यों का संरक्षण वांछनीय है। श्रीमती वर्मा का कथन है कि ज्ञान और अनुभवों का यह कोष लोगों की जन रीतियों में प्रकट होता है, इसे हम संस्कृति कहते हैं। जीवन एक अनंत प्रक्रिया है। इसकी निरंतरता को सुनिश्चित बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि जाति संस्कृति की सुरक्षा की जाए। यदि संस्कृति सुरक्षित न रखी गई तो समस्त मानवीय ज्ञान और अनुभव अपनी आने वाली पीढ़ियों को कुछ भी न प्राप्त होते हैं। कि जो मतलब आपके पास संस्कृति नहीं रहेगी तो आप अपने जो आने वाली पीढ़ियां उसको क्या बताओगे। तो संस्कृति को संरक्षण ये भी शिक्षा द्वारा ही किया जाता है। अगर शिक्षा आपके पास होगी, ज्ञान आपके पास होगा, तो आप संस्कृति का संरक्षण भी करोगे। ठीक है। जीवन स्तर हो जाता है और प्रत्येक पीढ़ी को फिर समझ दशाओं का पुनरावर्तन करना पड़ता है। अतः शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य है संस्कृति की संरक्षण करना। ठीक है। दूसरा कार्य क्या है? संस्कृति का हस्तांतरण करना भी शिक्षा का कार्य है। ठीक है। जीवन एक अनंत प्रक्रिया है जिसके प्रभाव में कभी जीवन ही नहीं अपितु सामाजिक जीवन भी होता है, जिसका आधार संस्कृति और अन्य संस्कृति है। इस सामाजिक जीवन की निरंतरता बनाए रखने के लिए संस्कृति का पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण या संवहन किया जाना वांछनीय है। संस्कृति का यह हस्तांतरण शिक्षा द्वारा ही संभव है। शिक्षा संस्थाएं समाज द्वारा इसलिए स्थापित की जाती हैं कि शिक्षा समाज द्वारा राष्ट्र के भावी नागरिकों अर्थात विद्यार्थियों को उसकी सांस्कृतिक धरोहर का निरंतर हस्तांतरण होता रहे, जिससे कि सांस्कृतिक मूल्यों की सुरक्षा हो। ठीक है। समाज के वयस्क शिक्षा द्वारा अपरिपक्व बालक को सांस्कृतिक परंपरा से अवगत कराकर समाज की मान्यताओं के अनुकूलन उसमें जीवन यापन करने की क्षमता एवं अभिवृत्तियों का विकास करते हैं। शिक्षा वयस्क एवं बालक की खाई को पाटकर उसे सुसंस्कृति बनाती है। पाश्चात्य सभ्यता के तीव्रगामी प्रचार और प्रसार के कारण देशवासी अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। इस स्थिति में सांस्कृतिक मूल्यों का शिक्षा द्वारा हस्तांतरण किया जाना अत्यंत अपेक्षित है। ओके। अगला है संस्कृति का परिशोधन। यह भी शिक्षा कार्य है। सामाजिक परिवर्तन के कारण कुछ सांस्कृतिक परंपराएं मूल्य अप्रासंगिक होते जाते हैं, जिनका परिशोधन या परिवर्तन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा देश या राष्ट्र सदैव पिछड़ा हुआ रहेगा। विश्व के विकसित देशों के समक्ष वह हीन भावना से ग्रसित भारतीय संस्कृति सदैव गतिशील रही है। समय समय पर उसमें आवश्यक परिशोधन होते रही है। मतलब जो आपकी शिक्षा उसमें चेंज हुए हैं तो आपकी संस्कृति बनी रही है और संस्कृति की वजह से आज पूरे विश्व में भारत विख्यात है। इसके अतिरिक्त भारतीय संस्कृति समन्वयकारी भी रही है। भारत में समय समय पर आने वाले विभिन्न संस्कृति के लोगों ने उसने स्वयं में आत्मसात कर लिया है। ठीक है।
ये उसकी समन्वयवादी प्रकृति के कारण ही संभव हुआ है। जब भारतीय समाज की स्थापना लोकतंत्र, समाजवाद व धर्मनिरपेक्षता के आधार पर की जा रही है, तब जातिवाद, छुआछूत, सांप्रदायिक भेदभाव आदि सब मूल्य निरर्थक ही नहीं हानिकारक भी हैं। अतः शिक्षा द्वारा सांस्कृतिक निरर्थक एवं हानिकारक तत्वों को त्याग कर तथा वैज्ञानिक दृष्टि, लोकतांत्रिक जीवन पद्धति, आधुनिकरण, राष्ट्रीय एकता आदि नवीन तत्वों का समावेश कर संस्कृति का परिशोधन किया जाना चाहिए। कि मतलब हमें जातिवाद, छुआछूत और जो सांप्रदायिक भेदभाव है उनको त्यागना चाहिए। मेन मुद्दा यही है। तो इन क्या कि अगर इन चीज़ों में अपन रहेंगे तो देश के लिए हानिकारक रहेंगे, तो इन चीज़ों को त्याग कर अपनी संस्कृति का संरक्षण करना चाहिए। अगला है संस्कृति का सर्जन। ठीक है, जिस प्रकार शिक्षा द्वारा संस्कृति का परिशोधन करना एक महत्वपूर्ण कार्य है, उसी प्रकार बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार नवीन सांस्कृतिक मूल्यों का सर्जन भी उतना ही महत्वपूर्ण कार्य है। बच्चों, आज का युग तकनीकी, औद्योगिकरण, आधुनिकरण, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का है। शिक्षा द्वारा पुराने उपयोगी सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण करते हुए नवीन मूल्यों को अपनाकर एक नई सांस्कृतिक के सर्जन की आवश्यकता है। संस्कृति गतिशील होती है, स्थिर नहीं होती। संस्कृति बदलती रहती है, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। देश काल की परिस्थितियों के विकार के रूप में संस्कृति को नवीन मूल्यों के सर्जन द्वारा नियंत्रण गतिशील बनाए रखना वांछनीय है। शिक्षा संस्कृति के सर्जन कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। अगर आप अच्छी शिक्षा लोगे तो आप संस्कृति को बना सकते हो। जो आपकी पुरानी संस्कृति है उसको आप ग्रहण कीजिए और उससे नए मूल्य, संस्कृति के नए मूल्य क्या क्या आप उजागर कर सकते हो वो इसमें लिखना है। ठीक है, शिक्षक एवं संस्कृति क्या, उसके बारे में छोटा सा हेडलाइंस को पढ़ लेते हैं ताकि आप लोगों को याद रहे, लिख सकते हो आप आराम से। तो इसमें पढ़ेंगे अपन कि भारत जैसे बहुसांस्कृतिक देश में संस्कृति को राष्ट्रीय एकता के रूप में प्रस्तुत करना आसान कार्य नहीं है। बालकों में अंतर सांस्कृतिक भावना को विकसित करने में शिक्षक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, परंतु ध्यान देने की बात है कि अंतर सांस्कृतिक भावना को मात्र वही शिक्षक विकसित कर सकता है जिसका दृष्टिकोण स्वयं व्यापक हो, जिसे अपने विषय के ज्ञान के अतिरिक्त अन्य सभी समूहों की संस्कृति का पूरा ज्ञान हो। कि मतलब आपके जो संस्कृति, उसको क्या कि जो सांस्कृतिक भावना आपके अंदर, उसको विकसित करने के लिए बच्चों शिक्षक की बड़ी भूमिका होती है। और वही शिक्षक इसको निभा सकता है जिसके पास खुद के पास किताबी ज्ञान के अलावा सामाजिक ज्ञान भी हो और देश का ज्ञान, राष्ट्र ज्ञान हो। इस दृष्टि से अंतर सांस्कृतिक भावना विकसित करने हेतु शिक्षक ऐसा होना चाहिए जो संकीर्ण विचारों एवं विश्वासों से ऊपर उठकर, कि उसके विचार छोटे नहीं होने चाहिए, खुले विचार होने चाहिए। किसी संस्कृति के प्रति ईर्ष्या द्वेष ना रखते हुए किसी देश के प्रति उसकी जलन भावना, ईर्ष्या द्वेष नहीं होना चाहिए। संस्कृति के प्रति सद्विचार, सद्भावना रखता हो। उपयुक्त गुणों से ओतप्रोत शिक्षक इस उद्देश्य को सरलता से हासिल कर सकता है। कि ऐसा शिक्षक होना चाहिए जिसको किसी से द्वेष भावना ना हो और खुले विचारों वाला हो, सामाजिक विचारों वाला हो। अगला है 4th नंबर क्वेश्चन। 4th नंबर क्वेश्चन देखेंगे अपन। तो मध्यकालीन शिक्षा की विशेषता, गुण और दोष बताइए तथा समझाइए कि मध्यकालीन शिक्षा का उद्देश्य क्या था। इंपॉर्टेंट है बच्चों, देख लेना आप इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना रहने वाला है 5 नंबर। शिक्षा के समाजशास्त्र का अर्थ बताते हुए एवं स्वरूप को समझाइए तथा बताइए सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। शिक्षा के समाजशास्त्र को परिभाषित करना है और फिर सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अगला है 6 नंबर। मैकाले द्वारा दिए गए तर्कों का सार लिखिए, बताइए भारतीय शिक्षा में मैकाले की क्या देन थी या क्या योगदान था, ये भी देख लेना आप लोग। 7 नंबर क्वेश्चन है, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम 2009 का वर्णन करो। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेना। लघुरात्मक में आपको 8 क्वेश्चन मिलेंगे, मैं भी आप लोगों के लिए 8 क्वेश्चन लेके आया हूँ। अपना लघुरात्मक अंतिम क्वेश्चन है, शैक्षिक अवसरों में समानता से आप क्या समझते हैं, समझाइए। शैक्षिक अवसरों में समानता, ये टॉपिक आपको देखने को मिल सकता है आपके पेपर में। ठीक है बच्चों, तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दो। अब अपन देखेंगे निबंधात्मक यूनिट वाइज आपको मिलेंगे, जो हमने अलग अलग यूनिट से निकाले हैं मोस्ट क्वेश्चंस। ठीक है, निबंधात्मक प्रथम यूनिट्स में चलते हैं। जितने भी नए बच्चे जुड़े हैं सारे एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहला क्वेश्चन रहेगा कि इसमें आधुनिक शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करते हुए बताइए कि गांधीवादी शिक्षा दर्शन के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम और शिक्षक शिक्षार्थी संबंधों की विवेचना कीजिए। गांधीवादी शिक्षा दर्शन के अनुसार उद्देश्य, पाठ्यक्रम और शिक्षा शिक्षार्थी संबंधों की विवेचना करनी है और आधुनिक शिक्षा का अर्थ बताना है। आधुनिक शिक्षा क्या होती है, आधुनिक शिक्षा का वर्णन, परिभाषा, अभिप्राय क्या होता है। बड़ा क्वेश्चन आएगा इस पे। इसके अथवा में क्या आ सकता है, टैगोर के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम एक शिक्षक शिक्षार्थी संबंधों की विवेचना करनी है। या तो गांधीवादी आएगा या टैगोर वाला आएगा। दूसरा क्वेश्चन रहेगा इसमें पहली यूनिट में,
पाउलो फेरे के शैक्षिक दर्शन का वर्णन कीजिए। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं सेकंड यूनिट पे। सेकंड यूनिट में पहला क्वेश्चन है कि भारत में शिक्षा की प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप देख लेना कि भारत में जो प्रमुख बाधाएं कौन सी शिक्षक की नहीं, शिक्षा की, एजुकेशन में जो क्या क्या बाधाएं आती हैं। कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे बच्चों को पढ़ाई अब भी नहीं हो पाती, ऐसा भी है ना। दूसरा प्रश्न रहेगा, सामाजिक गतिशीलता से आप क्या समझते हैं, इनके प्रकारों को समझाइए। या तो ये आएगा सामाजिक गतिशीलता, या इसके अथवा में आएगा समाजशास्त्र तथा शिक्षा संबंध। समाजशास्त्र व शिक्षा में क्या संबंध है, इसको समझाना है। ठीक है बच्चों, अगली यूनिट रहेगी अपनी यूनिट नंबर 3। इसमें पहला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो उसको देखेंगे। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1946-48 एवं राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 तथा शिक्षा नीति 1986 का वर्णन करो। ये क्वेश्चन आपको 20 नंबर में देखने को मिल सकता है, तो इसको आप देख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कर्तव्य से आप क्या समझते हैं, विस्तार से वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, टिप्पणी। इसमें 20 नंबर में आपको ये भी देखने को मिल सकता है, सर टिप्पणी तीनों दे सकता है, उनका वर्णन पूछ सकता है। शिक्षा व राजनीति क्या है, किस प्रकार संबंधित है, इनकी व्याख्या करो। शांति शिक्षा क्या है, शिक्षा का औद्योगिकरण क्या है, तो इसके बारे में आपसे पूछ सकता है, तो इसको आप देख लेना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इनके। और झुंझुनू एजुकेशन को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना आप सभी लोग। ठीक है, 4th यूनिट देखेंगे अपन। अपनी 4th यूनिट में पहला क्वेश्चन रहेगा, शिक्षा के अधिकार से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख तत्व बताइए। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन रहेगा इसके अंदर, सर्व शिक्षा अभियान का विस्तार से वर्णन कीजिए। जैसे अपन लोग जानते हैं सर्व शिक्षा अभियान का अर्थ है कि हर बच्चे को क्या है कि शिक्षा मिले, और 6 से 14 साल के हर बच्चे शिक्षा लें, काम करने की उन्हें कोई जरूरत नहीं है। और जो महिला पुरुष हैं उनमें सर्व शिक्षा मतलब समानता का उनको अधिकार हो शिक्षा प्राप्त करने का, ये सर्व शिक्षा अभियान है, तो इसका अपन को वर्णन देखना है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन रहेगा इसमें, शैक्षिक अवसरों में समानता क्या है, स्पष्ट कीजिए, कि जो शिक्षा के क्षेत्र है उसमें समानता क्या है उसका वर्णन करना है। इस प्रकार से 4th यूनिट में अपने 3 क्वेश्चन रह गए, तो इनको भी देख लेना। अब जो हमने सारा महत्वपूर्ण प्रश्न जो पेपर पैटर्न पर आधारित है, सेम टू सेम वैसा देखा है, इनमें से आपके एग्जाम में आपको कन्फर्म क्वेश्चन मिलेंगे अच्छे, तो आप इनको रट के चले जाना। अब जो टिप्पणियां हैं कुछ आदमी पूछ सकता है, तो वो भी देख लेते हैं कौन कौन सी टिप्पणियां हैं। टिप्पणियों में पहली है, शिक्षा का आर्थिक दृष्टिकोण। ठीक है बच्चों, अगली टिप्पणी है, प्राचीन भारतीय शिक्षा क्या थी, उसकी व्याख्या। तीसरा है, वुड घोषणा पत्र। ठीक है, चौथा रहेगा, मध्यकालीन भोजन योजना क्या थी, इसका वर्णन। 5वां, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के उद्देश्य क्या थे, इसकी व्याख्या करनी है। ठीक है, इस प्रकार से हमने आप सभी को सारे क्वेश्चंस बता दिए हैं। तो एक बार आप सभी इस वीडियो को जितने भी बीएड वाले बच्चे जिनका एग्जाम है समकालीन भारतीय शिक्षा का, उन सभी तक शेयर कर दो, और आप सभी इन क्वेश्चंस को देख के चले जाना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको एग्जाम में देखने को अवश्य मिलेंगे। तो एक बार जो लोग नए जुड़े हैं सारे चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। ठीक है, ताकि जो नई क्लास अपलोड करें तो वो सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।